बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, आज हम आपके लिए हाजिर हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर लेकर, जो कि है अलजेब्रा। आई नो कि ये जो अलजेब्रा है आपने पहली बार इस क्लास में सुना है, बट आने वाली क्लासेस में आप इसका नाम सुनते ही रहेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैथ्स की एक ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आज हम अपनी क्लास में जानेंगे, क्योंकि आज है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ना पहले ही एक डर बना हुआ है कि अलजेब्रा मुश्किल है, क्योंकि उनके जो बड़े बहन भाई हैं कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया उनको कि अलजेब्रा आएगा आगे, जहां पर आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करेंगे मैथ्स में। हाँ जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करते हैं। तो कैसे उनको यूज करते हैं, क्या उनको बोलते हैं, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ते हैं अपनी क्लास 6 का मैथ्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, जिसका में हम यूज करते हैं नंबर्स का। जो आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे जिसमें आपने प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ा, नोइंग आर नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, वो सारे के सारे आपके अर्थमेटिक में आते हैं। मतलब जिसमें आप नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि नंबर्स जो हैं 0 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, फिर उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो नंबर से रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ा। तो अर्थमेटिक में आपने पढ़ा नंबर्स के बारे में। इसी तरह मैथ्स की एक और ब्रांच होती है जिसमें आप पढ़ते हो शेप्स के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। जिसमें आप क्या पढ़ते हो, शेप्स के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो, शेप्स के बारे में पढ़ते हो। वो हमारी ब्रांच हो जाएगी ज्योमेट्री। अब आता है हमारा अलजेब्रा। अब हमारा क्या आता है, अब आता है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा हमारा क्या है, मैथ्स की वो ब्रांच है या मैथ्स का कहो कि वो पार्ट है जिसमें हम यूज करते हैं लेटर्स का या फिर सिंबल्स का। अब क्योंकि सिंबल्स का यूज करना तो बहुत ज्यादा इजी है नहीं कि हर एक चीज के लिए हम सिंबल बनाएं, तो हम मोस्टली किस चीज का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं अलजेब्रा। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, उनको हम यूज करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, जैसे आपने बहुत तरह के ऐसे पजल देखे होंगे कि मान लो एक ट्राइंगल है प्लस ट्राइंगल है प्लस ट्राइंगल है और ये हमारा किसी एक नंबर के बराबर है। मान लो आप कहो कि ये 9 के बराबर है, तो बताओ एक ट्राइंगल की वैल्यू क्या हुई। तो अलजेब्रा में हम इन शेप्स की बजाय हम क्या मान लेते हैं, इनको किसी लेटर के बराबर मान लेते हैं कि मान लो ये हमारा x+x+9 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये लेटर्स हमारी जो कैलकुलेशन है उसको ईजी बनाते हैं। So, algebra is a part of mathematics in which letters and symbols are used to represent number. अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या करने के लिए, लेटर्स का यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट अननोन क्वांटिटी। और हमारे जो लेटर्स हैं वो अननोन क्वांटिटीज को बताते, मतलब ऐसी वैल्यू जो हमें नहीं पता है और फिर हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में ना पता हो मैथ्स में, तो आप उसको किसी भी लेटर के बराबर मान सकते हैं और जो जो सिचुएशन दे रखी हो उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये अभी हम जानेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। द वर्ड अलजेब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम। कई बार मन में आता है ना कि ये जो वर्ड है अलजेब्रा एक्चुअली में ये कहाँ से आया, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि किसने बनाया, कहाँ से ये आया। तो बच्चों, अलजेब्रा जो वर्ड है बेसिकली वो आया है अरेबिक वर्ड, मतलब एक अरेबिक वर्ड है अलजबर, उससे आया है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा क्या है, एक अरेबी वर्ड अलजबर, उससे बना है। ठीक है, तो द वर्ड अलजेब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड अलजबर। अब ये अलजबर जो है सबसे पहले कहां पर दिखाई दिया था या कहां पर मिला था या कहां पर मेंशन है। द वर्ड अलजेब्रा कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड अलजबर, जिसका लिटरली मीनिंग होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट।
क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। और ये जो एक बुक थी अल जबर व अक मुकवाबला, उस बुक में इस वर्ड का जिक्र था, तो उस वर्ड को उठाकर ही एलजेब्रा नाम यहाँ पर इसका रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में पता होना बहुत जरूरी है कि भाई जो ये चीज आई है एक्चुअली कहाँ से आई है, ये नाम कहाँ से आया। ठीक है, तो पता चला एलजबरा क्या है, एक अरेबिक वर्ड अल जबर से डिराइव किया गया, मतलब कि लिया गया है, और इसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। और ये जो एक बुक थी अल जबर व मुकाबला, उस बुक से लिया गया है, उस बुक में इस वर्ड को मेंशन किया गया था। ठीक है, तो मेन फीचर ऑफ द न्यू ब्रांच विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूज ऑफ लेटर, यानी कि मैथ्स की ये जो ब्रांच है एलजेब्रा, इसकी जो मेन खास बात है वो ये है कि हम इसमें यूज करते हैं लेटर्स को। हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं लेटर्स को। तो इंग्लिश के जो हमारे ए से लेकर जेड तक के लेटर्स हैं उनको हम यूज करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो लेटर्स हम यूज करेंगे वो हमारे हमेशा लोअर केस में होने चाहिए, मतलब कि स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। कभी भी हम इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इस तरह से हम इन्हें नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसका मेन फीचर क्या हो गया, यूज ऑफ लेटर्स, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनका यूज। दूसरा, यूज ऑफ लेटर विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूला इन जनरल वे। जो ये लेटर्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे कोई भी रूल या फॉर्मूला लिखने में, जनरल रूल और फॉर्मूला, जो कि उस तरह की चीजों के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब जैसे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत सारे बच्चे अपने प्रीवियस क्लासेस में यूज भी कर चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जनरली हम क्या लिखते हैं, एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एक रेक्टेंगल मतलब का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो रेक्टेंगल में लेंथ कुछ भी गिवन हो, ब्रेड्थ कुछ भी गिवन हो, बस हमें क्या कर देना है, लेंथ और ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या है, एक जर्नल फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। उसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम क्या करते हैं, साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से, यानी कि हम s इंटू एस कर दें या फिर s स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है जो हमारी हेल्प करता है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने में। तो यूज ऑफ लेटर, हमें क्या करेंगे, लेटर की हेल्प से हम एक जनरल फॉर्मूला रूल बनाएंगे जो सबके लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। मतलब जब हम लेटर्स का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं करते। अब जैसे कि यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे रखा है, तो यहाँ पर लेंथ का मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और ब्रेड्थ का मतलब भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेंथ मान लो हमारी किसी क्वेश्चन में लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारी 3 सेंटीमीटर है, और हमें एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो हम 4 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लेंथ जो है हमारी 5 सेंटीमीटर हो और ब्रेड्थ हमारी क्या हो जाए, वहां से ब्रेड्थ हो जाए हमारी 4 सेंटीमीटर। तो तब हमें एरिया निकालना हो तो वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि L इंटू बी का मतलब यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे हमारे सामने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। The use of letters will allow us to write rules and formulas in general ways. By using letter, we talk about any number, ठीक है, and not just a particular number. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सेकेंडली लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटी। अब लेटर जो होते हैं वो अननोन क्वांटिटी को बताते हैं, मतलब उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है। तो by learning method of determining unknowns, we develop powerful tools for solving puzzles and many problems for daily life. मतलब कि जब हम unknown जो हमारे पास वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू जो unknown है, हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटल पावर को बढ़ाता है। और हम डेली लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी सॉल्व करने में हम क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम उसको भी सॉल्व करने में कैपेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ्स जो है वो हमारी हेल्प करता है डेली लाइफ में। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई thirdly, since letters stand for numbers, operations can also be performed on them as on the number. अब क्योंकि लेटर्स यहाँ पर नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम इन लेटर्स को भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, सारे के सारे ऑपरेशंस हम इन लेटर्स पर भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मैथस्टिक पैटर्न। अब हम इन जो लेटर्स का यूज थोड़ा कर लेते हैं कुछ पैटर्न्स बनाने में। अब जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक पैटर्न है जिसमें हमने दो मैथस्टिक का यूज किया है एक एल बनाने में। ठीक है, मतलब एक एल बनाने में हमने यूज किया है यहाँ पर दो मैच स्टिक का। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो हमें दो एल बनाने हों। अब हमें दो एल बनाने हैं। अब दो एल को बनाने में कितनी मैचस्टिक का यूज हुआ है? 1 2 3 4। कितनी मैचस्टिक का यूज हुआ है? 4 का। उसी तरह अगर मैं कहूं कि तीन एल बनाने में कितनी मैचस्टिक का यूज हुआ है बताओ, तो तीन एल बनाने में 1 2 3 4 5 6, 6 मैचस्टिक का यूज हुआ है 3 एल बनाने में। और उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं कि बताओ कि 4 एल को बनाने में कितना हुआ है, 5 एल को बनाने में कितना हुआ है, और ये सब करते करते अगर कोई पूछे कि 100 एल को बनाने में कितनी मैचस्टिक चाहिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी चाहिए 100 एल बनाने में, 500 बनाने में, या फिर मान लो कि क्लास में कोई कंपटीशन चल रहा है या क्लास में आपको डेकोरेशन करनी है और वहां पर ऐसे एल एल का डिजाइन बनाना है, तो मैम कहेगी कि हम तो क्लास में ना 1000 एल बनाएंगे, तो बच्चों मैचस्टिक ले आना। तो अब कितनी मैचस्टिक लानी है? तो हम ऐसे कोई सारे एल एल बना के थोड़ी देखेंगे और फिर उनको काउंट थोड़ी करेंगे कि कितने मैचस्टिक चाहिए, है ना। तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे? अलजेब्रा का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, जैसे हमारा 1 यहाँ पर एल बन रहा है, तो हमें कितनी मैचस्टिक की जरूरत है? यहाँ पर 2 की। 2 एल बन रहे हैं तो 4 की, 3 एल बन रहे हैं तो 6 की, 4 बन रहे हैं तो 8 की, 5 बन रहे हैं तो 10 की, 6 बन रहे हैं तो 12 की, 7 बन रहे हैं तो 14 की, 8 बन रहे हैं तो 16 की, एंड सो ऑन। और यहाँ से आपको क्लियरली पता भी चल रहा होगा कि जितने एल बन रहे हैं उससे डबल मैचस्टिक चाहिए। जैसे एक एल बन रहा है तो दो मैचस्टिक चाहिए, 2 एल बन रहे हैं तो 4 मैचस्टिक चाहिए, 3 एल बन रहे हैं तो 6 मैचस्टिक चाहिए। यानी कि हर बार हमारी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो है डबल होती जा रही है नंबर ऑफ एल से, है ना। तो यहां से हम एक कॉमन सा रूल बना सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैचस्टिक हमें चाहिए वो डबल चाहिए नंबर ऑफ एल्स से। मतलब जितने हमें एल बनाने हैं उनका डबल कर दो, उतनी ही मैचस्टिक हमें चाहिए। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ एल को मैं किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर दूं, नंबर ऑफ एल्स जो हमारे, मान लो मैंने मान लिया कि वो एन है, तो यहां से हमारे पास एक रूल बन जाएगा 2 × n, और ये हो जाएगा 2n। तो n मतलब नंबर ऑफ एल्स। जितने आपको एल बनाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितनी क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आ जाएंगी। जैसे मान लो आपकी मैम कहे कि भाई हम 50 एल्स बनाएंगे, मैचस्टिक ले आना बच्चों। तब आपको पता है कि अब तो डबल करना है, तो 50 का हम डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो यानी कि 50 एल बनाने में 100 मैचस्टिक जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये 2n हमें क्या मिल गया? एक रूल मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मैचस्टिक निकालने का। अब भाई आपको अगर 1 लाख एल भी बनाने हैं तो सिंपली n की वैल्यू 1 लाख रखो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख मैचस्टिक चाहिए। यानी कि जो ये प्रोसेस था कि हम बार बार ऐसे काउंट कर रहे थे कि कितनी मैचस्टिक चाहिए एल बनाने में, वो सब दूर हो गया। सिंपली हमें क्या मिल गया? छोटा सा फॉर्मूला जिसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसी तरह मान लो हमें कोई और शेप बनानी हो, या पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी यूज्ड इन मेकिंग 60 एल। 60 एल को बनाने में कितनी मैचस्टिक चाहिएगी? तो सिंपली हमें क्या करना, जितने एल बनाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू 2n, जहां पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एल्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 60, यानी कि 120 मैचस्टिक्स हमें चाहिए 60 एल बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आइडिया ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो n है, आपने देखा कि कभी तो इस n की वैल्यू मैंने 100 ली,
कभी इस n की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में 60 ली थी, ऐसे ही मान लो हमें 10n बनाने हैं, 10l बनाने हैं तो n की वैल्यू में 10 लूंगी। मान लो मुझे 15l बनाने हैं तो n की वैल्यू में 15 ले लूंगी। यानी कि ये जो n था इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो थी नहीं, जो अपनी जरूरत के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। भाई हमें 1 चाहिए तो हमने 1 लिख दिया, 2 चाहिए तो 2 लिख दिया, 3 चाहिए तो 3 लिख दिया। तो ऐसे ये जो लेटर्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। वैसे ऐसे कोई लेटर नहीं आएगा, जो भी लेटर्स है उनकी वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होती रहती है, वो किसी फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इंग्लिश के जो लेटर्स मैथ्स में यूज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने वाला, ठीक है। वेरी करने वाला मतलब कि चेंज होने वाला। क्या होने वाला, चेंज होने वाला। तो वेरिएबल इज द अननोन क्वांटिटी दैट कैन चेंज और वेरी, जो चेंज होती रहे, उसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। जैसे n है तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो n है उसकी वैल्यू 5 है, या n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 200 है, नहीं। n की वैल्यू क्या है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो इंग्लिश के जो लेटर्स हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल वो जो कि चेंज होता रहे, वेरी करता रहे, या कहो कि एक ऐसा मिलनसार बच्चा जो सबसे घुल मिल के रहे और उनके जैसा ही हो जाए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर ले, ठीक है। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लोअर केस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमेशा लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ए है तो ए हम ऐसे लिखेंगे, बी यूज करना है तो बी इस तरह से लिखेंगे, सी को इस तरह से लिखेंगे, जेड को ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में कोई नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे और हम वेरिएबल्स का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सी बना हुआ है मैचस्टिक से, तो देखो एक सी बनाने में कितनी मैचस्टिक्स लगी हैं, 1 सी बनाने में 1 2 3 मैचस्टिक्स लगी हैं, ठीक है। एक सी को बनाने में 3 मैचस्टिक्स लगी हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 सी को बनाने में 6 मैचस्टिक्स लगी हैं। या मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 2, ठीक है। तो कैसे लिखूं, जैसे 1 सी है तो 3 into 1 कर दो, ये क्या है हमारे पास, मैचस्टिक्स। 2 सी को बनाने में लगी है 3 into 2 मैचस्टिक्स, मतलब 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 सी को बनाने में लगी है 9 मैचस्टिक्स। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 सी को बनाने में लगी है हमारे पास 12 मैचस्टिक्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, देखो एक कॉमन रूल निकल कर आ रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितने हमें सी बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीज, जितने भी सी बनाने। और अगर मैं नंबर ऑफ सी को, नंबर ऑफ सी जो बने हैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं एन से, या अब की बार एन हटा देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर दूं सी से, सी लगा लेते हैं, चलो कोई भी लेटर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सी लगाओगे एन लगाओगे, एन भी लगा सकते हो, एल भी लगा सकते हो, एम भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने एम लिख दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3m। m का मतलब हो गया नंबर ऑफ सीज, कि भाई आपको अगर एक सी बनाना है तो उसके लिए 3 into 1 यानी कि 3 मैचस्टिक चाहिए। अगर आपको 2 बनाने हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मैचस्टिक चाहिए। अगर आपको 15 सी बनाने हैं तो 3 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 45 मैचस्टिक लगेंगी। तो ये क्या हो गया, एक जनरल रूल आ गया, एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि भाई सी को बनाने में 3m मैचस्टिक्स लगेंगी, जहां पर m का मतलब है नंबर ऑफ सी, कितने सी बनाने हैं, वो जितने बनाने हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां भी अलजेब्रा ने हमारी हेल्प करी है कॉमन रूल बनाने में।
अब यहीं डेकोरेशन की बात आई कि हम तो सी बना बना के डेकोरेट करेंगे और हमें तो भाई 1000 सी बनाने हैं, तो बताओ कितनी मैस्टिक चाहिए। तो सिंपली हम 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आ जाएगा। ठीक है। या फिर हमारे पास मैथ स्टिक दे रखी हूँ 3000, कोई कहे कि 3000 में कितने सी बनेंगे, तो 3000 को 3 से डिवाइड कर दो, 1000 सी बन जाए। ठीक है, मतलब इस 3 को मैं मैथ स्टिक के नीचे ले गई नंबर ऑफ सी पर। अब ये नंबर ऑफ सी नहीं निकालने हैं आपको, सिर्फ मैथ स्टिक्स निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इसी तरह से एफ। अब तो आप बच्चे कर ही लोगे, एक एफ बनाने में कितना यूज हो रहा है, 1 एफ को बनाने में 1 2 3 4 4 मैथ स्टिक यूज, तो 4 × 1 लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 एफ बनाने में 8 यूज हो रही हैं, तो 8 को मैं लिख दूंगी 4 × 2। उसी तरह 3 एफ को बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 एफ को बनाने में कितनी हो रही है, 12 हो रही है। तो यहाँ से भी एक जनरल रूल हमारे पास बन गया कि जितने हम एफ बना रहे हैं, जितने एफ बना रहे हैं उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ स्टिक आ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स, नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स इक्वल टू 4 × नंबर ऑफ एफ्स, जितने भी एफ बने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एफ्स, तो ये आ जाएगा 4। अगर नंबर ऑफ एफ को मैं, नंबर ऑफ एफ जो बने हैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं मान लो टी से, टी से बना दिया मैंने, एफ भी ले सकती हूँ बट टी लिख दिया, चलो तो ये एफ टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ टी, चाहो तो एफ भी लिख सकते हो, एफ ही लिख देते, चलो 4 एफ। तो जितने एफ बनाने हो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई कहे कि मुझे तो 100 एफ बनाने, तो बताओ कितनी मैथ स्टिक चाहिए, तो 4 को करो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 400। तो इस तरह से अलजेब्रा हमारी हेल्प करता है जनरल रूल और जर्नल फॉर्मूलाज बनाने में, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी बने, हमारी डेली लाइफ भी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कायता सेज दैट शी हैज 10 मोर मार्बल्स इन हर कलेक्शन देन अमीना। अब कायता कहती है, कई बार आप भी कहते हो ना कि जितने उसके पास है उससे मेरे पास 10 ज्यादा हैं। अब दूसरे बच्चे उसके पीछे पड़ जाएंगे, बता तेरे पास कितने हैं, ताकि हमें इसका पता लग जाए कितने, है ना। तो अलजेब्रा भी तो यही बताता है आपको। अब कायता कह रही है कि मेरे पास 10 मोर मार्बल्स हैं देन अमीना। अब अमीना का तो हमें नहीं पता, अब अमीना से जाके पूछेंगे, है ना। पूछेंगे तो हो सकता है बताए ना बताए, बट अलजेब्रा क्या कहता है, पूछने की क्या जरूरत है, कोई वेरिएबल मान लो, लेट अमीना हैज, अमीना हैज 10, अमीना हैज एक्स मार्बल्स, हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया कि उसके पास है एक्स मार्बल्स। क्या है उसके पास, एक्स मार्बल्स है। ठीक है, अब कायता के पास कितनी हो जाएगी, कायता हैज 10 ज्यादा है ना, मोर का मतलब प्लस, एक्स प्लस 10 मार्बल्स, कायता के पास कितनी आ जाएंगी, एक्स प्लस 10 मार्बल्स। अब अगर ये पता लग जाए कि भाई अमीना के पास कितनी है, तो उसमें 10 ऐड कर देना, कायता की पता लग जाएगी। मान लो जैसे अमीना के पास मान लो 5 है, तो कायता के पास कितनी हो जाएंगी, 5 + 10 मतलब कि 15। तो हमने एक जनरल सी चीज लिख दी, भाई जितने भी अमीना के पास हैं उससे 10 ज्यादा हैं, तो अमीना की पता हो जाए तो उसमें 10 ऐड कर देना, कायता की आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा कह दे कि जो कायता की है, कायता की जो है मान लो हमारे पास 50 है, कायता की जो है हमारे पास कितनी है, 50 है, तो बताओ अमीना की कितनी है। तो भाई हमें पता है कायता के पास x + 10 है, यानी कि अमीना से 10 ज्यादा है, और अगर इसके पास टोटल 50 है तो 50 में से हम 10 हटा देंगे, क्योंकि 10 ज्यादा है ना उससे, तो हम 50 में से 10 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 40। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50, तो 40 हो गई अमीना के पास। अगर हमें पता चले कि अमीना के पास 20 है, तो उसमें 10 ऐड कर दो, कायता की आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। जो ये वेरिएबल हैं इनको हम कॉमन रूल बनाने में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ता है, या जैसे ये बना उस तरह से निकालना पड़ता है। हम सिंपली क्या करते हैं, लेंथ को एल से दिखा देते हैं और ब्रेड्थ को बी से दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो वो हमारे पास होता है L इंटू बी। आप भी बहुत जल्दी से बता देते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को हमने L से दिखा दिया, बी को ब्रेड्थ से दिखा दिया, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक रूल बन गया, या कहो कि एक फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। उसी तरह अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हमें पता है कि भाई 2 बार हम लेंथ को ऐड करते हैं और 2 बार ब्रेड्थ को, क्योंकि पेरीमीटर का तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेड्थ हो गई, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा L प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। मतलब वेरिएबल का हमने यूज किया ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज बनाने के लिए। उसी तरह जैसे मान लो मैं स्क्वायर ले लूं यहाँ पर, और मैं ये कहूं कि भाई इसकी जो साइड है ना, सारी की सारी साइड S है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, वैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पर तो लेंथ भी S है और ब्रेड्थ भी S है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, साइड इंटू साइड कर सकते हैं। अब साइड को हमने S मान लिया, तो हमने S इंटू एस कर दिया, और S का स्क्वायर या फिर S इंटू एस हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। उसी तरह अगर पेरीमीटर की बात की जाए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो हमारे पास हो जाएगा सारी साइड्स का सम, मतलब S प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि 4S। तो ये क्या हुआ, एक साइड लेकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि अलजेब्रा, मतलब यूज ऑफ लेटर जो हैं वो हमारी करते हैं हेल्प फॉर्मूला बनाने में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और आगे जब आप और फॉर्मूला पढ़ोगे, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज पढ़ोगे, वहां पर आप एरिया के और ज्यादा फॉर्मूला पढ़ोगे, तो वहां भी अलजेब्रा का ही यूज होगा, लेटर्स के थ्रू ही चीजों को दिखाया गया होगा। ठीक है, उसी तरह हमारे जो वेरिएबल हैं उनका यूज हम अर्थमेटिक में भी करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में जैसे कि आपके पिछले चैप्टर थे जिसमें होल नंबर्स था, उसमें आपने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे ए और बी होल नंबर्स हैं, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड कर दें तो भी वो होल नंबर बनते हैं, 2 होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो होल नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रा ने हमारी अर्थमेटिक में हेल्प करी प्रॉपर्टीज बताने में, है ना। हमने यहाँ पर ए और बी कोई नंबर नहीं माने, बल्कि जनरल नंबर ले लिए कि ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, बस एक जनरल सा रूल बना दिया कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो होल नंबर ही बनेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते हमने 2 में 5 ऐड किया 7 बन गया तो 7 एक होल नंबर है। 2 और 5 तो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई। बाकी बच्चे ऐसे पूछ सकते कि सिर्फ 2 और 5 के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। अगर हम 3 प्लस 4 करें वो भी हमारे पास 7 एक होल नंबर ही आएगा। अगर हम 1 प्लस 4 करें 5 वो भी हमारा एक होल नंबर ही आएगा। तो किसी भी 2 नंबर के लिए नहीं, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो इसीलिए हम उनको जनरल उसमें लिख देते हैं कि ए और बी कोई भी 2 होल नंबर, तो किन्हीं भी 2 होल नंबर को ऐड करो सम होल नंबर होगा, किन्हीं भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट होल नंबर ही हो। ठीक है, उसी तरह कॉम्यूटेटिव करी थी कि अगर हमारे ए और बी 2 होल नंबर्स हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो आप ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, आंसर सेम ही होगा। मतलब 2 में आप 3 ऐड करो या फिर 3 में 2 ऐड करो, आंसर तो दोनों ही केसेस में क्या है आपका 5 ही है। बट हम 2 और 3 की बात करें तो वो फिक्स नंबर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बस 2 और 3 के लिए ही ऐसा है, बाकियों के लिए नहीं है, जबकि सबके लिए ऐसा ही है। तो इसीलिए हम इन नंबर्स को किससे दिखा देते हैं, लेटर से दिखा देते हैं कि भाई सबके लिए हैं ये। उसी तरह हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव, तीन तीन लेटर्स यूज करे थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कि पहले भी किसी दो को एसोसिएट करके ऐड कर दो, आंसर आपका सेम रहेगा। उसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी था, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब ये अलजेब्रा हमारे जनरल रूल बनाने में, फॉर्मूला बनाने में हमारी हेल्प करता है, जब हम जनरल चीज की बात करते हैं, किसी एक फिक्स्ड की बात नहीं करते।
ठीक है, ए और बी यहाँ पर होल नंबर्स को बता रहे हैं, सारे होल नंबर्स को, किसी एक नंबर को नहीं बता रहे, कि मतलब कि ये सारा का सारा सारे होल नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो बेसिकली एल्जेब्रा क्या है, एल्जेब्रा हमारी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, और लेटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी को, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, या फिर ये जो है इनको वेरिएबल भी बोलते हैं, जो लेटर्स हैं, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है, फिक्स नहीं होती। अब कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकते हैं जो ये सोचे कि फिक्स अगर वैल्यू होगी तो क्या होगा, भाई जो जैसे नंबर 5 है, 5 की वैल्यू फिक्स होती है ना, तो इसको वैसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करती रहे, वेरी करती रहे। तो अलजेब्रा में जो हमारे नंबर्स यूज होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज ना हो उनको कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे उनको वेरिएबल। अब यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। सपोज यू आर y years old and your father is f year old. What does this statement say? y plus f equal to 50. कि भाई तुम कितने हो, y years के हो, और तुम्हारे फादर की एज f ईयर है, और y plus f equal to 50 क्या बताता है? तो y plus f हमें क्या बताता है कि भाई हमारी एज और फादर की एज का सम क्या है, 50 है। ठीक है, तो सिंपल हमें ये क्या बता रहा है कि सम ऑफ आवर एज, क्योंकि योर एज का है ना, सम ऑफ आवर एज एंड फादर्स एज इज 50। अब अगर कोई कहे कि फादर जो है वो 40 ईयर्स का है, तो बताओ सन कितने का है, तो सन 10 का हो जाएगा, 40 प्लस 10 50। अगर हम कहें कि फादर जो है भाई 35 का है, तो सन बताओ कितने का है, तो सन हो जाएगा 15 का, है ना। तो इस तरह से एल्जेब्रा क्या है, आगे आप जब और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इस तरह से बनाते हैं इक्वेशन या एक्सप्रेशन, और कैसे फिर उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड एक्स मार्क्स इन हिंदी। मतलब अब हमें हिंदी के मार्क्स नहीं पता है, एक्स हैं उसके, हिंदी में कितने भी हो सकते हैं, हिंदी में हो सकता है उसके 70 हो, 75 हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ दे नहीं रखे, सिर्फ एक्स लिख रखा है। व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट। तो अगर हमें कहा जाए कि बताओ टोटल स्कोर क्या है, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 80 जो कि इंग्लिश के मार्क्स थे, और प्लस एक्स जो कि हिंदी के मार्क्स हैं। ऐसे तो करते हो ना। अब मान लो आपके ये इसके रंजीत के हिंदी में भी 80 हैं, तो 80 प्लस 80 160 हो गया। तो यहाँ भी हमने एक्स था हमारा यहाँ पर हिंदी का मार्क्स, बट एक्स की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो 80 प्लस एक्स उसके हो गए टोटल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, मतलब ऐसे रो बनी हुई है और उसमें कितने हैं, एक में 5 है, 1 2 3 4 5। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज n फॉर नंबर ऑफ रोज। मतलब ऐसी हमारी n नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज है, तो हमें बताना है वो रूल जो हमें बताए कि भाई टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं। जैसे एक रो अगर हमारे पास दे रखी है, तो एक रो में है 5। अगर 2 रो हमारे पास दे रखी हो, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर 3 रोज गिवन हो, तो 5 इंटू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरह अगर 4 रो दे रखी हो, तो 5 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 20। बट हमारे पास तो नंबर ऑफ रोज है ही नहीं ना, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज को मान लेंगे कुछ, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एन, एन दे रखा उसने कि एन को यूज करो। तो नंबर ऑफ कैडेट पूछा गया है, नंबर ऑफ कैडेट्स। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि भाई जितनी, जैसे एक रो है तो उसमें हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कैडेट आ गए। 2 रोज हैं तो हमने क्या किया है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 10 कैडेट्स आ गए। 3 रोज हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। यानी कि 15 जो कैडेट्स आए हैं वो हमारे कैसे आए हैं, जब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और रोज हमारी क्या है, 3। तो अगर n नंबर ऑफ रोज है, तो उसमें कैडेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, नंबर ऑफ रोज से।
जैसे यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया एक रो के निकालने के लिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया दो रो के कैंडिडेट निकालने के लिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 के निकालने के लिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 के निकालने के लिए। उसी तरह n रोज के निकालने हो तो 5 को n से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा रूल क्या बना? 5n। 5n से हम क्या है नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाल सकते हैं, कितनी ही हमें रोज दे रखी हो। ठीक है, तो इस तरह से इन लेटर्स का आपको क्या करना, यूज करना। तो ये जस्ट हमारी क्या थी, स्टार्टिंग थी। अभी और भी इसके बारे में हम जानेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, और वो सब चीजें क्या होती हैं वो हम जानेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो अभी तक हमने जितना किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक में से, और हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।